जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैश हर घर के अंदर यूज होने वाली ऐसी चीज है। 8 साल के चाहे बच्चा हो चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, कैश का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा यूपीआई वालों को नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं, या ऑनलाइन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो व्यक्ति करता है उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जाने लगे हैं। तो फिर से आप अपने आप को कैश के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं या कैश का ज्यादा यूज करना चाहते हैं, तो आपको 16 इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हम बताने वाले हैं जो आपको कैश के अंदर नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो उस लिमिट से कम ही रखें, ताकि इन फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट या किसी भी तरह की परेशानी, नोटिस का सामना आपको ना करना पड़े। जो भी हम ये लिमिट बता रहे हैं दोस्तों, आपके घर में कोई भी पैसा पड़ा है और आप किसी अड़ोसी पड़ोसी को देते हो तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। हम जो ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे वो ऑन रिकॉर्ड, अगर आपने अपने बही खातों में एंट्री करी है या इस तरह की कोई सूचना सामने वाले को चली जाती है, तब आपको इन कैश की जो लिमिट का ध्यान रखना है। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी आप प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। व्हाट्सअप और हमारे टेलीग्राम के चैनल्स भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का हमने दोस्तों नया पेज बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब फॉलो करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए 16 ऐसी ट्रांजैक्शंस हम जान लेते हैं जो 2025 में कैश के अंदर आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों 16 इस तरह की कैश की ट्रांजैक्शंस आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में आपको नहीं करनी है। अगर करना भी चाहते हैं तो जो लिमिट हम आपको डिस्कस करेंगे उस लिमिट से आपको कम रखनी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान ना करे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद अपने हर एक कैंपेन में कहता है से नो टू कैश ट्रांजैक्शन, कि कैश की ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करनी है। फिर क्या करे इंसान, फिर वो यूपीआई करेगा। यूपीआई करता है तो आपने रिसेंट में देखा होगा 40 लाख से ज्यादा का यूपीआई एक पानीपुरी वाले ने किया था, तो उसको जीएसटी डिपार्टमेंट, जो तमिलनाडु डिपार्टमेंट था, उसने नोटिस भेज दिया था। ये वीडियो का क्या मामला है, अगर आपने नहीं देखी है उसको भी आप जरूर देख लें। तो इंसान करे क्या, कैश में नहीं करना है और अदर देन कैश करे तो आप नोटिस भेज देते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस होती हैं दो तरह की, एक तो होती है कैश की, दूसरी होती है अदर देन कैश, जिसके अंदर नेट बैंकिंग, आपका कार्ड्स होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत तरह के वॉलेट्स होते हैं। यूपीआई जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, नेफ्ट हो गया, आईएमपीएस हो गया। तो दोस्तों जनरली हम गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है डिजिटल ट्रांजैक्शंस करो, ऑनलाइन बनो, और दूसरी तरफ से जो ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है उनको नोटिस भेज दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो इजी टू ट्रैक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिर्फ एक मेल डालनी है, 133(6) का नोटिस भेजना है। किसको भेजना है, फोन पे को, गूगल पे को, इन सभी को, कि भाई साहब आपके पास जितना जितना जिस व्यक्ति का ट्रांजैक्शन हुआ है हमें सूचना दे दो। और कैश के अंदर क्या है दोस्तों, ट्रांजैक्शन कोई भी करें उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो हम बात करेंगे अगर आप कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो क्या क्या करेंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं तो माल खरीदेंगे, अगर आप सर्विस देना है, सर्विस लेना है, कोई फिक्स असेट खरीदनी है, कोई माल आपने बेचना है, कोई खर्चा करना है, कोई सेल है, कोई सर्विस है, आपने किसी को लोन दिया, किसी से लोन लिया, आपने किसी को डोनेशन दी, इसी तरह का तो दोस्तों आप अपना जो कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए आपके घर में 1 करोड़ रुपए कैश पड़ा है, उसको आपने बोरी के अंदर भर रखा है। आपका एक पड़ोसी आया, वो आपको बोलता है कि भाई साहब ये पैसा मुझे दे दो, मैं आपको 12% का ब्याज दे दूंगा। अब 1 लाख का 12% दोस्तों, 1 करोड़ का 12%, 12 लाख रुपए आपको ब्याज 1 साल का मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रांजेक्शन वो आपके घर से आकर के लेकर गया, ना उसने आपका पैन कार्ड मांगा, ना आपने उसको कुछ पैन कार्ड दिया, ना वहां पे किसी भी केवाईसी का चक्कर आया, ना किसी बैंक का चक्कर आया। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, ये ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस कहलाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस ट्रांजैक्शंस का कोई भी पता नहीं लगने वाला है, तो इस चीज के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारी ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस है। अब मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका आरबीआई हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, ये आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है। और इसके अलावा एसएफटी ट्रांजैक्शंस होती है, जहां पर हर एक एंटिटी जिनसे आप ऐसा लेन देन करते हो उनको बोल दिया है कि आपको हमें सूचना देनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी है। कौन कौन रिपोर्ट करेगा दोस्तों, कैश आपको पता है किंग है, हर घर में यूज होता है, और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में अपने खाते के अंदर इतना कैश का लेन देन कर देते हैं कि बाद में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एवरी इंडियन पर्सन सेविंग बैंक अकाउंट अपना रखता है, गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और पेटीएम पेमेंट बैंक, इस तरह के बैंक और आते हैं दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक आता है। तो अगर कैश जमा करवा दिया आपने पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए का, अब ये साल कैसा होता है, 1/4/2024 से 31/3/2025 ये आपका साल होता है।
है। तो जनवरी वाला साल ना मान करके ये फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, और एक बार में अगर आपने 2 लाख से ऊपर जमा करवा दिया तो आपको नहीं करना है दोस्तों। कर देंगे तो आपको मनाही नहीं करते हैं वो बैंक वाले, लेकिन ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी, फिर इन फ्यूचर में आपको जवाबदेही वहां पे हो सकती है। कैश जमा कराना ही नहीं, कैश निकालना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पसंद नहीं है। इंडिया के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट अगर एक व्यक्ति रखता है और 10 लाख से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर नगद निकाल लेता है तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। अब दोस्तों कैश की जगह अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन है, सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, तो अगर आप कितना भी पैसा जमा कराएं आपको क्या टेंशन लेनी है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हैं तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी है। 20 लाख से ज्यादा की सर्विस पे जरूरी है। अगर आपने जीएसटी उस पे भर दिया है और भी कोई कंप्लायंस थे, आप खाने पीने की चीज, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता था वो करें। लेकिन 50 लाख से ज्यादा का करंट अकाउंट के अंदर अगर आप नगद जमा करते हैं तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। और कैश विड्रॉल करते हैं दोस्तों करंट अकाउंट के अंदर पूरे साल में 50 लाख से ज्यादा, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। लोन देना या लोन लेना दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन की आपने घर में किसी को पैसा पड़ा था और दे दिया, और एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन कर रहे हो या आप अपना बही खाता बना रहे हो और उसके अंदर अपने 20,000 रुपए से ज्यादा का किसी को भी लोन या कैश दे दिया या उससे ले लिया, तो दोस्तों लेने वाले के ऊपर पेनल्टी है। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का किसी से लोन लिया तो 100% उस अमाउंट का आपको पेनल्टी लग जाएगी जो व्यक्ति ले रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही लेना है। अगर लेना है तो यूपीआई, नेफ्ट, आपको मैंने बताया था कितने सारे मेथड हैं कैश के अलावा। इसके अलावा रीपेमेंट करना है, आपने किसी से लोन ले रखा था, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन आपने किसी से अकाउंट के अंदर लिया, बाद में आप सामने वाले व्यक्ति को नगद में देते हो तो ये अलाउड नहीं है। नॉट अलाउड टू रीपे एनी लोन और डिपॉजिट इन कैश, क्योंकि 20,000 रुपए से ज्यादा आप रीपे नहीं कर सकते हैं। रीपे करना है तो अदर देन कैश करिए, अदरवाइज बाहर से बाहर जितना मर्जी सल्टाते रहिए दोस्तों। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपको 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन नहीं देना है। अब कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉल कर दिया तो 10 लाख से ज्यादा की सूचना वैसे ही चली जाती है। लेकिन एक नया सेक्शन 194N बोलता है, अगर आपने पिछले 3 साल की ITR भर रखी है और आप कैश निकालते हैं 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, इतना कैश वैसे निकलता नहीं है लेकिन दोस्तों किसी किसी केस में हो जाता है, तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर आपका 2% TDS कटेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कैश निकाल लिया, तो 10 लाख रुपए के ऊपर जो 2% है वो आपका TDS काट करके इनकम टैक्स को पता चल जाएगा, उनको ये सूचना चली जाएगी कि आपने कैश निकाला है। कैश विड्रॉल की फिर से लिमिट आती है दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी है, या तो तीनों ही नहीं भरी है या तीनों में से कोई भी एक नहीं भरी है, तो आप 20 लाख रुपए तक ही नगद निकाल सकते हो। 20 लाख से ज्यादा नगद निकालते हो 2% TDS कटेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा निकाल लेते हो दोस्तों तो आपका 5% TDS कटने वाला है। तो मेक श्योर करें, अगर मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए बैंक से नगद निकाला तो ऊपर वाले 5 लाख रुपए के ऊपर 2% आपका TDS काट लिया जाएगा। तो आप बैंक के अंदर 20 लाख से ज्यादा अगर 3 साल की ITR नहीं भरी है तो नगद ना निकालें। सेल रिसीट दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक दुकानदार हैं और अगर आप एक माल बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा आप एक व्यक्ति से एक दिन के अंदर एक ट्रांजैक्शन के प्रति ना लें, नहीं तो आपको लेने वाले व्यक्ति को पेनल्टी लग जाएगी। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1,99,000 रुपए का कोई बिल काट दिया, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आप नगद में ले सकते हैं। लेकिन 2,01,000 रुपए का अगर आपने बिल काट दिया और ये पैसा नगद में ले लिया और आपने अपने बही खाते में दिखा दिया कि मैंने 2 लाख से ऊपर का नगद लिया है, तो इतने रुपए की पेनल्टी आपको लग सकती है। तो आपने जो ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू 1 इवेंट, एक इवेंट के, एक पर्सन के और एक ओकेजन के हैं, तो आपको 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट एक व्यक्ति से नहीं लेना है। दोस्तों कुछ खर्चे होते हैं जो आप कैश में नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा किसी व्यक्ति की सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है या वो सर्विस प्रोवाइडर है 50 लाख से ज्यादा है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है और उस ऑडिट के अंदर उसके सारे बही खाते वो CA चेक करते हैं। तो अगर कोई भी खर्चा वो बिजनेस का करता है 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन के अंदर, तो वो डिस अलाउ हो जाएगा, मतलब इतने रुपए उसकी इनकम में जुड़ जाएंगे। सेक्शन 40A3 बोलता है। तो ये केस सिर्फ तभी लागू होगा जब भी टैक्स ऑडिट होती है। एक ऐसा दुकानदार है दोस्तों जो 44AD में अपनी रिटर्न भरता है, जिसकी 30 लाख की सेल है मान लीजिए, तो वो नगद 10,000 रुपए या 20,000 या 50,000 रुपए जितने भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए 15,000 रुपए किसी को आपने देखने थे, लेकिन आपने उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिखा दिए और अगले साल उसको आपने पेड किए। जो लाइबिलिटीज थी उसको जब भी पेड करोगे, कोई भी लाइबिलिटीज हुई आपकी किसी पर्सन की, किसी खर्चे के रिलेटेड, और अगले सालों में आकर उसको 10,000 से ज्यादा का पे करते हो, तो उस साल भी दोस्तों आपका वो खर्चा डिसअलाउ हो जाने वाला है। लेकिन अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, ट्रक वाले आपको पता होगा वो थोड़े से इस मामले में एक्टिवेट नहीं रहते हैं, तो उनके लिए ये 35,000 रुपए की लिमिट है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए 10,000 रुपए की। इसी तरह से ही अगर आपने आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है दोस्तों, मैं फिर बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए
एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता। 10,000 रुपए से ज्यादा का किसी को अपने फिक्स असेस्ट कोई भी फर्नीचर वगैरह कुछ खरीदा तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो। डोनेशन दोस्तों आजकल कौन किसको डोनेशन देता है, लेकिन इनकम टैक्स में 80G एक सेक्शन है। 80GGC पॉलिटिकल पार्टी को कोई आप छूट देना चाहते हो, ये देखिए 80GGC 2,000 रुपए से ज्यादा कैश के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो उसकी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। उसको आप जैसे किसी भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कैश में पेमेंट देते हो तो 2,000 रुपए से आपको कम की देनी है, नहीं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। FD फिक्स डिपॉजिट सबसे बढ़िया, सेफ और पर्सनल इन्वेस्टमेंट का टूल है दोस्तों। अगर आप FD कराते हो कैश के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी। और अदर देन कैश में दोस्तों इसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। 40,000 से ज्यादा का ब्याज आता है। सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज्यादा का ब्याज आता है तो 10% TDS आपका काट लिया जाएगा, तो इस चीज का मेक श्योर करें। क्रेडिट कार्ड दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के अंदर रिवॉर्ड पॉइंट और बोनस और इस तरह के कैशबैक के लिए आप ज्यादा इसको यूज ना करें। 1 लाख से ज्यादा का अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में भर देते हैं या 10 लाख से ज्यादा का आप क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन भर देते हैं और ITR नहीं भरते हैं, ITR भरना प्लीज सुनिश्चित करें। अगर इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन आपने की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ आपको पता होगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 80D बोलता है 25,000 की छूट आपको दे देंगे। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की, और आपके पेरेंट्स की वो 25,000 की अलग से छूट दे देंगे। अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की, मतलब यहाँ पर आप 1 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हो। इसके अंदर दोस्तों टोटल 1 लाख की छूट तो तभी मिलेगी जब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो आप सिर्फ कैश में दे सकते हो 5,000 रुपए तक, लेकिन जो प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस का वो आपको कैश के अलावा ही देना पड़ेगा। अब आपको मैंने बताया डिडक्शन थी 80G, 80D, 80C ये एप्लीकेबल होती है सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में, तो आपने अगर कैश के अंदर पेमेंट दे दी तो आपको 80D की छूट नहीं मिलने वाली है। इस चीज का मेक श्योर करें। और ये प्रोविजन जो कैश के होते हैं दोस्तों एक आम आदमी के लिए लागू होते हैं। आम आदमी कैश के अंदर मनाही है। अगर ये कैश कोई लेता है या देता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई पोस्ट ऑफिस है, सेविंग बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ट्रांजेक्शन है नेचर की जो 269S सेक्शन के अंदर है तो लागू नहीं होगा। सच अदर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन और रिसीट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किसी को भी करती है तो उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होने वाले हैं। इनकम टैक्स का नोटिस कब और कैसे आ सकता है, मैंने बार बार आपको बताया था कि इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है दोस्तों। ITR अगर आप भर देते हैं, ये लेन देन करते हैं तो उस ITR के अंदर अगर आप सारे के सारे ट्रांजेक्शंस को जस्टिफाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ITR फाइल्ड है और ट्रांजेक्शन जस्टिफाई की है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो धारा 148 बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है दोस्तों ये। अगर आपके ट्रांजेक्शन 50 लाख तक हैं तो साल खत्म होने के 4 साल तक, और ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जाएगा। सबसे पहले तो बोलेंगे कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी, नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि आपने लेन देन किया, इसका प्रूफ आप बताइए। तो आप लॉयल रहना है, लीगल रहना है, कैश का कम से कम प्रयोग करना है। और दोस्तों UPI का प्रयोग तो आपको पता ही होगा, 40 लाख पानीपुरी वाला मैंने कहानी बता दी। आपको रिकॉर्ड रखने हैं पैसा कहां से आया और कहां गया। आपको साल के लास्ट के अंदर खत्म होने के बाद या कम से कम आप क्वार्टरली आप अपना फॉर्म 26AS AIS और TIS को जरूर चेक करें और अपनी ITR भरना जरूर सुनिश्चित करें ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो कैश के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं और कहीं उनको दिक्कत ना आ जाए। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।